दोस्तों नमस्कार। झारखंड की स्थिति अभी बीजेपी वालों के लिए एकदम खराब है और यदि कहा जाए हेमंत सोरेन के लिए या जेएमएम पार्टी के लिए तो वह दमदार वापसी करने जा रही है। बीजेपी की स्थिति खराब क्यों हुई इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे और इतना कुछ होते हुए भी एंटी इनकम्बेंसी वगैरह होते हुए भी कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा दमदार वापसी करने जा रही है इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। लेकिन इसके पहले की वीडियो स्टार्ट करें आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड से रिलेटेड यह समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी हेमंत सोरेन यानी जेएमएम को पराजित करने के लिए, हाशिए पर लाने के लिए। जेल भेजा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वे पुनः वापसी किए, जेल से वापस आए, सिंपैथी का लहर चला। और आपको मालूम होना चाहिए लोकसभा चुनाव में एक भी ऐसा सीट जो कि आरक्षित था एसटी के लिए, उसमें से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और जब ये जेल में थे हेमंत सोरेन तो उस समय इनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने कमान संभाली और बड़े ही अच्छे ढंग से नेतृत्व किया पार्टी का। यह साधारण बात नहीं है। एक शेरनी की तरह उन्होंने पूरे प्रदेश की कमान संभाली। हाँ, इसमें कांग्रेस बंधुओं का भी साथ मिला, नो डाउट। अन्य जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनका भी साथ मिला और जेएमएम आज उस स्थिति पर खड़ी है जहां से कि उन्हें हटाना अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भरी काम है। जेएमएम ने जो किया वह तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि जेएमएम ने क्या क्या किया। सबसे पहले यदि हम लोग कहें तो उसने वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को उठाने का भरसक प्रयास किया। जो हाशिए पर लोग थे उसको ऊपर उठाने का काम किया है। और साथ ही यानी चुनाव से कुछ दिन पहले जो मैया सम्मान योजना से रिलेटेड जो एक अनुदान के रूप में था वह बहुत अच्छा कारगर रूप से काम कर रहा है। फिर जितने बुजुर्ग लोग थे उनको वृद्धा पेंशन देना, ये सारा चीज़ जो कल्याणकारी कार्य है उसमें इनका कोई सानी नहीं है। और इस प्रकार से आगे आने वाले समय में भी इन्होंने कहा है कि यदि उनकी सरकार आती है तो इस मैया सम्मान योजना जो 1000 है उसको वे बढ़ा करके 2500 करने जा रहे हैं। इधर कुछ जितने भी जन वितरण प्रणाली के द्वारा लोगों को मुफ्त खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत मुफ्त चावल गेहूं का वितरण करना, ये सब हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ी त्रुटि है। अब त्रुटि कहाँ है ये मैं नहीं जानता। त्रुटि ये है कि उन्होंने शायद लाल कार्ड और हरा कार्ड दोनों को दिया है या कुछ हरा कार्ड वाले को दिया है। इसमें कहीं कोई माने निष्कर्ष रूप से नहीं पहुंचा जा सकता है। हो सकता है इसमें लोग घोटाला कर लें, क्योंकि जब लोगों का जो शिकायत मिला है उसमें कहते हैं कि जब जाते हैं तो वे कहते हैं डीलर लोग कि हरा कार्ड वाले के लिए ही दिया गया है, लाल कार्ड वाले को नहीं दिया गया है। यह मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।
इसे यदि जेएमएम के लोग सुनते होंगे तो इस पर ज़रूर कार्रवाई करें कि डीलर लोगों का या अफसर लोगों का इसमें कोई सांठ-गांठ तो नहीं है। वे कहीं जो राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है उसमें वे कटौती तो नहीं करना चाह रहे हैं। इन पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। जो शिकायत मिल रही है पब्लिक फोरम से, उसी पर मैं बात कर रहा था। तो अन्यान्य कार्य जितने भी हुए हैं सभी अप टू द मार्क लेवल हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब यदि सतह पर थोड़ा सा आते हैं कि बीजेपी इन पर जो आरोप लगा रही है कि इन्होंने मुस्लिमों को बसाने का काम किया, ये किया, मैं पूछना चाहता हूँ इसके पहले किसकी सरकार थी, फिर उसके पहले किसकी सरकार थी। राजमहल में जाइएगा, बात तो सही है, राजमहल है, पाकुड़ है, इन सब जगहों पे जामताड़ा है, ये सब क्या है? ये सब ऐसा जगह है जहां पर हिंदुओं का रहना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो आखिर इसके लिए जेएमएम को दोषी क्यों? आप दोषी क्यों नहीं हैं? केंद्र सरकार क्यों नहीं दोषी है? इन लोगों को आने कैसे दिया जाता है बाहर से? क्या कोई भी कहीं बॉर्डर नहीं है जो ये आ जाते हैं? केवल इंडेक्सिंग जेएमएम पर करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं बराबर बराबर, कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। मैं तो नहीं मानता हूं कि जेएमएम केवल इसके लिए दोषी है। इसके लिए दोषी सभी पार्टियां हैं और सभी पार्टियों को मिल बैठ करके इस पर निर्णय लेना होगा, तभी ये बड़ा ही संगीन मामला है और सेंसिटिव मुद्दा भी है। इसको अच्छे ढंग से इसका निष्पादन करना जरूरी है। ये नहीं है कि हम उसको भगा देंगे। किसको भगा देंगे? जब वो आ गया है तो कैसे भगा देंगे? कोई खरपतवार तो नहीं है ना, आने क्यों दिया गया? और आए हैं तो उसका निष्पादन कीजिए, सभी पार्टियां मिल करके बैठ करके सब कीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग हो। तो चलिए, ये तो हुई एक मुद्दा कि मुसलमानों के एगेंस्ट में बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, इन पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इसके पहले की जो सरकारें हैं उनको भी अपने दामन में झांकना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बढ़ते गया ना, ये सारा कुछ बढ़ते गया और आज भयावह रूप ले चुका है। तो खैर, यह तो हुई एक समस्या। दूसरी समस्या जो इनके साथ हो रही है, अभी हाल फिलहाल हुई है, इनके भाभी जो अभी बीजेपी में हैं, इन पर इरफान अंसारी ने कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी जिससे कि पूरा आदिवासी समाज उद्वेलित है। हालांकि उसे हेमंत सोरेन समझा लेंगे, बुझा लेंगे और हो सकता है कि वे लोग फिर इनके प्रति वैसा ही व्यवहार रखें जैसा इसके पहले ये रखा करते थे। अब आइए थोड़ा सा आगे की ओर कि क्या हो रहा है, कैसे गठबंधन कैसे बन रहा है। देखिए, दलित इनके साथ हैं, आदिवासी इनके साथ हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम, चूंकि वे जान रहे हैं मुस्लिम इनको वोट देने के लिए नहीं है। मुस्लिम जान रहे हैं कि ये यदि सरकार चली गई तो फिर दूसरी सरकार में उनके लिए आफत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए वे अपने स्वार्थ के लिए इन्हें वोट देंगे और जब इन्हें वोट देंगे तो वे एक मुश्त वोट देंगे। तो इनका वोट होगा, दलित का वोट होगा, पिछड़े का वोट होगा, आदिवासियों का वोट होगा। तो इनका जितना 60-65%, 70% आबादी का वोट जब मिलेगा
तो इनकी जीत स्वाभाविक है, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, बीजेपी अपना ठौर ठिकाना खोजे कि वहाँ कैसे जीत वे दर्ज कर सकते हैं। इधर इन्होंने चंपई सोरेन को तोड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि 5-6 एमएलए 8-10 एमएलए उनके साथ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चंपई दादा ही केवल गए और उनको भी एक तरह से बीजेपी ने हाशिए पर लगा करके रखा है। स्टार प्रचारक में जितने नाम थे उसमें एक में भी उसमें नाम इनका नहीं है, यानी वह परहेज करना चाह रही है अब इनसे। अंदरूनी हालत क्या है वो तो, हाँ, ये चंपई दादा क्या किए, इन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाने में सफलता प्राप्त की, इसमें दो राय नहीं है। बीजेपी की स्थिति यहाँ पर क्या है इसके अनुसार से, ये लोग तो दूसरे के घर में ढेला फेंकने के आदी हैं, लेकिन अपना घर सुरक्षित है पहले ये देखें। इन्होंने कहा परिवारवाद, ये वाद वो वाद, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में कौन सा वाद नहीं है। आप देखिए, वहाँ से उड़ीसा से चल करके आते हैं जमशेदपुर, है ना, रघुवर दास जी। रघुवर दास जी गवर्नर हैं, वे यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं, नोटों की थैली लेकर के आते हैं और अपने जो उनके रिश्ते नाते में लोग हैं जिन्हें टिकट मिला हुआ है बीजेपी का, उनके लिए पैसा वितरण करते हैं। अब बताइए, अब इससे नीचा स्तर क्या हो सकता है। और ये दूसरे के ऊपर इंडेक्स करते हैं कि वे परिवारवाद के पोषक हैं। ये लोग, आप किसके पोषक हैं जरा ये बताइए। पति को नहीं मिला तो पत्नी को मिला, पत्नी को नहीं मिला बेटा को मिला, लेकिन मिला तो उसे ही। तो इस प्रकार से ये जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, यह राजनीति एक तरह से आपके लिए ही घातक है, यानी बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा लेसन है कि उसे दूसरे पर इंडेक्सिंग करने के पहले अपने तरफ भी सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। हार तो होगी ही आपकी, निश्चित है, जनता बता रही है। हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हर हालत में इनकी हार निश्चित है। यदि रिमोट एरिया में जाया जाए, फारफ्लंग एरिया में, देहातों में जाया जाए, तो यहाँ हेमंत सोरेन की ही तूती बोलती है, इनकी नहीं। इनके बारे में कोई बोलने वाला भी नहीं है, नाम लेने वाला भी नहीं है। जो कैंडिडेट उठ के खड़े हुए हैं उनको जानता तक नहीं है आदमी, ऐसी स्थिति है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये इसमें जेएमएम में और आरजेडी में फूट पड़ी हुई है, फिर कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। आरजेडी को थोड़ा सा अनबन था आरजेडी के साथ सीट के बंटवारे में, वह इन लोगों ने सही कर लिया है, तो इसलिए वहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप में क्या दिक्कत चल रही है, आपने पहले कभी देखा? सब आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हो गई है, लट्ठम लट्ठ हो रहा है आपस में। मैं उसे हराऊंगा, वो कह रहा है मैं उसे हराऊंगा। आखिर जीतेगा कौन? सब यदि आप में हार ही जाएगा तो जीतेगा कौन? स्वाभाविक रूप से जेएमएम जीतेगा, आप नहीं जीत पाइएगा, क्योंकि आप में तो लड़ाई है, कस के लड़ाई है। कोई कह रहा है कि बाबूलाल मरांडी के जितने भी लोग हैं उनको हराना है, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं रघुवर दास के जितने लोग हैं उसको हराना है, रघुवर दास के लोग कह रहे हैं कि इनको हराना है, ये मुंडा साहब के जितने लोग हैं उनको हराना है। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति बन गई है। हाँ, 2-4 ठो इसमें और भी नए लोग आ गए हैं, जैसे निशिकांत दुबे को भी कुछ 1-2 ठो होंगे। मुझे नहीं लगता है कि निशिकांत दुबे के ज़्यादा लोग इसमें हैं, लेकिन निशिकांत दुबे के भी यदि 2-4 बंधु लोग होंगे तो वे भी हैं। तो ऐसे करके यहाँ 50 गुटों में बटा हुआ है, सीट है 81।
81 सीटों में से करीब करीब 10 से 12 सीटें तो उनको 10 सीटें दे दी गई है आजसू को। अब रहा इधर 2 सीट दिया गया है जदयू को, 1 सीट दिया गया है रामविलास पासवान की पार्टी को। तो इस प्रकार से तो 13 सीट तो उधर निकल गया, बचा 68 सीट में 66 सीट पर तो इसने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बचा है 2 में भी सुन रहे हैं इधर, आज ही का समाचार है कि इस पर भी शायद इनको मिल गया है हरी झंडी आपस के घटक दलों के साथ कि ये अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। तो करीब करीब 68 उम्मीदवार तो इनका हुआ। तो 68 उम्मीदवार क्या सोचते हैं ये जीत जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने अपने सभी जितने भी घटक दल हैं और अपने खुद ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया है कि वहाँ बहुत मुश्किल है इन लोगों का जीतना। और तो और आपको एक हास्यास्पद स्थिति है कि जहाँ से हेमंत सोरेन खड़ा हैं उनके एगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए, इनके एगेंस्ट में लड़ने के लिए हमको लगता है कहीं निर्विरोध नहीं चुनाव हो जाए। यदि कोई निर्दलीय नहीं खड़ा होगा तो बीजेपी से तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो निर्दलीय ये जीत सकते हैं। तो इस स्थिति में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी? इन नो वे बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है किसी भी रूप में। और जेएमएम की वापसी बहुत दमदार तरीके से होने जा रही है। इनके घटक दल, इसमें कांग्रेस के भी लोग हैं और आरजेडी के भी लोग हैं, सभी लोग मिल करके एक ऐसे स्ट्रॉन्ग सरकार की रचना करेंगे जो कि आने वाले समय में झारखंड के विकास में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। हाँ, कुछ खामियां हैं, लेकिन उन खामियों को भी ये लोग मिल बैठ करके दूर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो पर अपनी बहुमूल्य राय मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।